नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, जहां अपने व्यूअर्स के तमाम क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। उनकी उलझनों को सुलझाने की पूरी कोशिश होती है। निवेश जो किया है वो बेहतर है या फिर नहीं, फाइनेंशियल गोल्स कैसे पूरे होंगे, फंड चॉइसेस कैसे, यानी कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी अटक रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो योर मनी का सहारा ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं शो में और हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com पर। साथ ही फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो CNBC आवाज़ का हैंडल पर जाइए, वहाँ पर #AskAwaz लिखकर अपने सवाल लिख भेजिए। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज इनफैक्ट बात करेंगे एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ही, और आमतौर पे जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनकी तरफ एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी रुझान हमने रिटेल की तरफ देखा है। तो उससे पहले इन इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं जहां पर निवेश किया जाता है या फिर जिससे जुड़े हुए फंड्स मार्केट से मौजूद हैं। तो प्रबलीन, पहले तो बात करेंगे कि जो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बताइए। जी। नमस्कार दीपाली। मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और एक निवेशक को एक जनरल डायरेक्शन जो मार्केट की है उसको समझने के लिए यूजुअली हम किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। और डाउ जोन्स 130 साल पुराना एक ऐसा इंडेक्स है, यूएस का बहुत ही पॉपुलर और पुराना इंडेक्स है। ये 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि लार्ज कैप है यूएस में। और ये इंटरेस्टिंगली एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पे जिस कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, उसको वेटेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है इन सिंपल वर्ड्स। एंड ये इतना पुराना एक इंडेक्स है जिसमें 2 सेक्टर्स, वैसे तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है सारे सेक्टर्स का, जो 2 सेक्टर्स हैं यूटिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है दीपाली यहाँ पे। बट डाउ जोन्स को एक तरीके से हम बेंचमार्क बोल सकते हैं, एक जो पल्स है यूएस इकोनॉमी की, यूएस मार्केट्स की, वो दर्शाता है डाउ जोन्स। और आई थिंक एज इंडियन इन्वेस्टर्स जब हम देखते हैं कि सुबह हमारी मार्केट्स कैसे खुलने वाली हैं, कहीं ना कहीं हम रात में यूएस मार्केट्स में जब उनकी सुबह रही होती है, वहां पे डाउ जोन्स और बाकी इंडस्ट्रीज की क्या मूवमेंट है उसको पूरी रुचि से ट्रैक करते हैं। सो डाउ जोन्स का एक जो प्रोमिनेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतना पुराना इंडेक्स है, वो काफी ज्यादा है। और बड़ी बेहतरीन कंपनियां जैसे आप मान लीजिए होम डेपो, कोका कोला, नाइकी, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप हो गया, ये सारी वहां पे उसका पार्ट है। सो दिस इज द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसको हम द डाउ भी बोलते हैं। ओके। और वहीं S&P 500, ये इंडेक्स कौन सा होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या रिफ्लेक्शन मिलता है किन पॉकेट्स का, या फिर क्या एग्जैक्टली इंडिकेट करता है? जी। सो दीपाली, जैसे मैंने बताया कि तो डाउ जोन्स है, दैट इज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स है। जबकि जो S&P 500 है, ये एक मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है। और ये भी काफी पुराना है, इसकी शुरुआत 1957 में हुई है। और जैसे इंडिया में हम लोग निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, निफ्टी 500 को ट्रैक करते हैं, ये ब्रॉडर मार्केट इंडस्ट्रीज हैं, वैसे ही अमेरिका में S&P 500 वहाँ की टॉप 500 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये एक नॉर्मल मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, यानी कि प्राइस इनटू द नंबर ऑफ जितने आपके स्टॉक्स हैं कंपनी के लिस्टेड बेसिकली। तो जो बड़ी कंपनी है उसको बड़ा वेटेज मिलता है। और S&P 500 अकेले ही दीपाली इंटरेस्टिंगली यूएस मार्केट्स का 80% मार्केट कैप जो है वो कवर कर लेता है। तो अगर आपने S&P 500 की मूवमेंट देखी है, तो आप मान लीजिए कि आपको 80% बेसिकली वहां पे क्या हुआ है उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पे हमने देखा है फाइनेंस से लेके कोई भी बड़ी कंपनीज हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई, दूसरे यूटिलिटीज हो गया, सारे सेक्टर्स का बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है इसमें। वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, देन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डिज्नी हो गए, इस टाइप की सारी कंपनियों का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स हैं, उनका वेटेज करीबन 36% है इस टाइम पे। एंड डेफिनेटली क्योंकि जो मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है दीपाली, तो इस टाइम पे ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज का ज्यादा वेटेज है। तो जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं जिनको मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं, वो भी इस टाइम पे इसका हिस्सा है। ओके। और वहीं अगर हम नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो इसके बारे में और बताइए हमारे व्यूअर्स को, और स्पेशली
इसे बहुत हाई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो वो क्यों आईटी के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट माना जाता है, तो क्या जी। राय है आपकी इस पर? जी। नास्डैक कंपोजिट ज़्यादा ब्रॉडर इंडेक्स हो गया, पर जो नास्डैक 100 है दीपाली, वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही सॉट आफ्टर एक इंडेक्स है। और इंडिया से जब हम बाहर ज़्यादातर पैसा लगाते हैं, तो हम नास्डैक या एस&पी 500 में ही अपना पैसा लगाना चाहते हैं। नास्डैक 100 यूएस एक एज़ एन इकोनॉमी को अगर हम देखें, तो उसकी इनोवेशन को दर्शाता है। और बहुत इंटरेस्टिंगली वहाँ पे कुछ भी फाइनेंशियल्स और बैंक्स का कुछ भी योगदान नहीं है उस इंडेक्स में। तो अगर हम नास्डैक 100 में अपना पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पैसा हमारा ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ में ही लगता है। एंड इसीलिए आप अगर देखेंगे तो नास्डैक खुद एक, क्योंकि एक्सचेंज भी है, वहाँ पे टेस्ला से लेके एप्पल, अल्फाबेट, ये सारी बड़ी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। एंड ये ऑफ कोर्स टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो हैं, इसमें ऑलमोस्ट 50% वेटेज देती हैं। तो मान लीजिए अगर करीबन 100 कंपनीज़ ओवरऑल नास्डैक 100 का हिस्सा हैं, तो उसमें से 50% वेटेज ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी को चला जाता है। बट उसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी हैं, बट फाइनेंशियल्स का इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। बट टेलीकॉम हो गया, रिटेल हो गया, नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनफैक्ट बायोटेक के भी काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं नास्डैक 100 में स्टॉक्स। सो नास्डैक 100 आज के टाइम पे मेरे ख्याल से अगेन बहुत सॉट आफ्टर, ये 1980s में आया था, कंपैरेटिवली न्यूअर इंडेक्स है। बट आज के टाइम पे जितने ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स एस&पी 500 को और नास्डैक 100 को ट्रैक करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस डेफिनिटली इंडेक्स की थोड़ी वॉलेटिलिटी हमने एस&पी 500 से ज़्यादा देखी है। हम्म। अच्छा, एक फाइनल सवाल और आपसे प्रवीण, वो ये कि आमतौर पे जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं इन जनरल, ये आपसे राय लेना चाहती हूँ, उनके पोर्टफोलियो में प्रेजेंस कितने इम्पोर्टेंट है, कितने रिलेवेंट है? क्योंकि बहुत सारे व्यू हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो रखते हैं पोजीशंस, कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं रखने चाहिए या फिर नहीं। क्या सलाह इन जनरल आपकी रहेगी? जी। एब्सोल्युटली दीपाली, अगर आज हम अपनी इंडियन मार्केट्स को देखें, सो इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स का एक थोड़ा छोटा हिस्सा है। अब अभी भी हम लेस देन 10% ऑफ द ग्लोबल मार्केट कैप हैं। ऐसे में अगर हम इंडिया के बाहर पैसा लगाते हैं, तो एस&पी 500 या नास्डैक हमारे लिए सॉर्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप हो जाते हैं, बिकॉज़ वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। प्लस हमारे लिए मेरे ख्याल से उनको ट्रैक करना, देखना ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि ये नाम हमें फ़ेमिलियर लगते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे एप्पल हो जाए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, ज़ूम जैसे हमारी कॉल इस टाइम पे मैंने आपको कनेक्ट किया है ज़ूम के थ्रू। सो इस टाइप के जितने हम प्रोडक्ट्स को एक्चुअली डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं, वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। एंड उनका हमें अगर शेयर चाहिए अपने उस पोर्टफोलियो में, तो उसके लिए हमें एस&पी या नास्डैक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया से बहुत सारे ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, बट जैसे आप जानते हैं कि आरबीआई की लिमिट्स हैं, जिसकी वजह से अभी हम उसमें अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना शेयर नहीं बढ़ा पा रहे। बट आप दीपाली, गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टर्स बाहर पैसा लगा सकते हैं, नास्डैक एंड एस&पी 500, एज वेल एज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। पर जो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि आप कंट्री स्पेसिफिक रिस्क से एक तो आपका रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऐसा काफी बार देखा गया है, जब इंडियन मार्केट्स अच्छा नहीं करती हैं, यूएस मार्केट्स ठीक कर रही हैं, या दूसरी किसी ग्लोब की कोई मार्केट अच्छा कर रही है। दूसरा, हमें एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, इकोनॉमी का भी डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज का हमें एक्सपोजर मिल रहा है, डिफरेंट इकोनॉमीज हैं ये, और डिफरेंट पैरामीटर्स पे चलती हैं। नई और इनोवेटिव थीम्स मिल जाती हैं पोर्टफोलियो में। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दीपाली, वो ये है कि हमें जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, उसके अगेंस्ट थोड़ी-सी शील्ड मिल जाती है। आप मान लीजिए अगर इस टाइम पे आपका पैसा लगा हुआ हो एस&पी 500 में, और मान लीजिए आपका 0 रिटर्न है एस&पी 500 का साल भर का, पर अगर रुपये का डेप्रिसिएशन मान लीजिए 5% है, तो भी आपका पैसा 5% से बढ़ेगा ही। तो जो रुपये डेप्रिसिएशन है, जिसका एज़ इंडियंस हमें हर चीज़ में ज़्यादातर नुकसान होता है, जब हमने बाहर पैसा ऑलरेडी लगाया होता है, उस चीज़ का हमें एडवांटेज हो जाता है। सो आई थिंक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन या इंडिया के बाहर पैसे लगाना, अबाउट समवेयर बिटवीन 5 टू 15% आपका पोर्टफोलियो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आराम से हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से ये डेफिनिटली आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा रोबस्ट बनाता है। ओके, तो ये आपको इन जनरल बताए गए हैं
इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर, और साथ ही साथ हमने अलग अलग इंडेक्स पर तो चर्चा की ही। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। और पहले व्यूअर हमारे साथ प्रदीप हैदराबाद से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रदीप है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा पर मंथ 1,10,000 का SIPs है इन डिफरेंट फंड्स, 6 फंड्स में है। तो मुझे बस जानना था कि 10 से 15 साल के विजन में विल आई बी एबल टू एक्यूमुलेट अराउंड 5 करोड़, एंड ऑल्सो क्या ये फंड्स जो मैंने सेलेक्ट किए वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एंड इसके अलावा मेरे पास EPF PPF मिलाकर भी अराउंड 60 to 70 lakhs का फंड है मैम। ओके, तो यानी अभी आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू, अभी आपने रिसेंटली मान के चलने स्टार्ट किया है, आपकी 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, राइट? हाँ मैम, मैंने बस ये जनवरी से ही स्टार्ट किया है। ओके, तो 1,10,000 के सिप है, इसी साल शुरुआत की है। 20,000 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, 20,000 एडलवाइज इक्विटी सेविंग, सिमिलर अमाउंट बंधन स्मॉल कैप, देन ICICI अप्रूव्ड इक्विटी एंड डेट एंड ICICI अप्रूव्ड निफ्टी 50 इंडेक्स 20,000 एंड देन 10,000 है एक्सेस ग्लोबल इक्विटी अल्फा में। अभी हम ग्लोबल फंड्स की बात कर भी रहे थे। और EPF में इनका कॉर्पस 50 लाख है और PPF में कॉर्पस है 17 लाख का। 5 करोड़ का लक्ष्य है 10 से 15 सालों में। प्रॉब्लम बताइए जी, जो प्रदीप जी का पोर्टफोलियो है दीपाली, मैं पहले उसमें थोड़ा-सा चेंज बताना चाहूँगी बिकॉज़ अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया है, तो इनके पास अपना EPF एंड PPF है। यानी कि इनके पास फिक्स्ड इनकम का पैसा है जो लो रिस्क में है। और अगर हम बिल्कुल पूरी कंट्रीब्यूशन को इनकी ना कंसिडर करें कि आगे PPF या EPF में क्या जाएगा, उसके बावजूद भी नेक्स्ट 15 इयर्स में ये इस सिर्फ पैसे से जो इनके पास रकम है, ये करीबन 65-67 लाख, इससे ये 2.1 करोड़ सिर्फ अपनी EPF और PPF से जमा कर लेंगे विदाउट कंट्रीब्यूशन। फिर इनका टारगेट है कि ये करीबन 5 करोड़ नेक्स्ट 10 टू 15 इयर्स में जमा करना चाहते हैं। उसके लिए छोटे से चेंजेस पहले तो इनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। ICICI का इक्विटी डेट भी आप कंटिन्यू करिए एंड एक्सिस का ग्लोबल आपने इक्विटी अल्फा फंड ले रखा है। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो श्रोडर्स का ग्लोबल फंड है उसको ट्रैक करता है बेसिकली। सो एक्सिस जो है वो श्रोडर्स के बाहर के फंड में पैसा लगाता है, जो डिफरेंट स्टॉक्स में बाहर पैसा लगाता है। सो एक्टिवली मैनेज्ड फंड। छोटा सा नुकसान इसका ये है कि इसका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा हायर साइड पे हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम S&P या नास्डैक को सीधा ट्रैक करें। बट इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस कम है तो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स की जगह आप ICICI का ही निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स जोड़ लीजिए प्रदीप जी अपने पोर्टफोलियो में। और क्योंकि आपके पास फिक्स्ड इनकम का एक पोर्टफोलियो रखा हुआ है साइड में, तो मुझे लगता है आप एडलवाइस इक्विटी सेविंग्स, जहां पे आपने एक बहुत छोटा अमाउंट इसमें इक्विटी का रहता है और ज्यादा ये डेट की तरफ थोड़ा लो रिस्क है, आपके पास मिड कैप टोटली मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी इंटेंशन अलग से कुछ बफर फंड बनाने की या लो रिस्क फंड बनाने की एक नहीं है कॉर्पस, तो फिर ये वाला जो एलोकेशन है ये आपका एक मिड कैप फंड में ना जाना चाहिए। अगर आप चाहें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लंबे समय का है, आप एडेलवाइस का ही मेरे ख्याल से मिड कैप मोमेंटम उठा सकते हैं, नॉर्मल मिड कैप इंडेक्स उठा सकते हैं। सो आप पैसिव स्ट्रैटेजी चूज करिए, आई थिंक इवन इन द मिड कैप्स। और आप इन द नेक्स्ट 10 इयर्स बहुत ज्यादा रकम नहीं जोड़ पाएंगे, अबाउट 2.46 करोड़, 12% का अगर हम रिटर्न मान के चले। बट प्रदीप जी 10 टू 15 इयर्स में जो है ना, कंपाउंडिंग की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप 15 साल में करीबन 5.2 करोड़ बना लेंगे। तो आप डेफिनेटली 15 साल का होराइजन ही लेके चलिए और आगे चल के जब भी आप स्टेप अप कर सकते हैं आप करिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मिड कैप भी जोड़ लें और एक लो रिस्क में भी कुछ रख सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप 15 इयर्स में अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और एक छोटी एलोकेशन आप गोल्ड की ले सकते हैं फ्रॉम एक डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 10,000 का आप उसमें एलोकेशन ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स को हल्का सा ट्रिम करके वहां पे आप उसको अकोमोडेट कर लीजिए। तो ये रही सलाह आपके लिए। 2.5 करोड़ का कॉर्पस 10 सालों में, 5 साल का और समय देंगे तो जस्ट डबल एक्यूमुलेट कर लेंगे, डबल से ज्यादा, जो कि लगभग 5.5 लाख के आसपास रहेगा। थोड़ा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, उनको आप इम्प्लाई कीजिए। नितिन से बात करते हैं, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं नितिन बानेसर महाराष्ट्र अकोला से बात कर रहा हूँ। बताइए। हाँ, तो मेरा अभी 22,000 का मंथली SIP स्टार्ट है जनवरी 2026। तो 20 साल में मेरे
तो रिटर्न कितना बनेगा, या मेरे जो फंड सिलेक्टेड है वो सही है या गलत है, वो राय चाहिए थी। ओके, तो पूछ लेते हैं फंड चॉइसेस कैसी हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 5,000 डाल रहे हैं, 5,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 5,000, देन 5,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000 एचडीएफसी मल्टी कैप में। पोर्टफोलियो की वैल्यू 28,000 हो चुकी है, 22,000 के सीपीए कर रहे हैं। नया पोर्टफोलियो बनाया है 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रवीण बताइए। जी। सो दीपाली, इनके पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस हैं। नितिन जी, आप प्लीज नोट कर लीजिए। आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं, पर आपने उसमें से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी लिया है, जो बहुत अच्छा है, पराग पारेख भी बहुत अच्छा है, पर आपने एचडीएफसी का मल्टी कैप भी ले रखा है। क्योंकि आपका लंबे समय का पोर्टफोलियो है 20 साल, मुझे लगता है आप एचडीएफसी की तरफ से अपने मल्टी कैप को कंटिन्यू करिए, और वहां आप सिर्फ 1,000 रुपए डाल रहे हैं, उसको बढ़ा लीजिए, उसको 5,000 कर लीजिए, और फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी को आप स्टॉप कर लीजिए, बिकॉज़ आपके पास ऑलरेडी पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। और आप एचडीएफसी का ही, आप क्योंकि फ्लेक्सी कैप स्टॉप करेंगे, आप एक लार्ज कैप का इंडेक्स प्लीज ऐड करिए, व्हिच इज एचडीएफसी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स आप जोड़ लीजिए। तो आप पराग पारेख रखेंगे, आप एचडीएफसी का इक्वल वेट इंडेक्स रखेंगे, और आप एचडीएफसी का मल्टी कैप रख लेंगे, जिसमें एलोकेशन हमने बढ़ानी है। बंधन और निपॉन में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आप एक स्मॉल कैप कंटिन्यू करिए और एक को आप स्टॉप कर दीजिए। बंधन का एयूएम कम है, आपका लंबा समय का पोर्टफोलियो है, अच्छा परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है आप बंधन को कंटिन्यू कर लीजिए। निपॉन का जो 5,000 है, वो आप निपॉन के गोल्ड में भी डाल सकते हैं। और जो मोतीलाल ओसवाल का आपका मिड कैप फंड है, सिर्फ 1,000 रुपए जा रहा है नितिन जी, इसमें भी थोड़ा-सा एलोकेशन आप बढ़ाइए। तो सारे फंड्स को थोड़ा-सा एवरेज करिए, मतलब 5-5 किसी में जा रहे हैं, किसी में 1 की जगह आप सारों में 3-3 ऐसे डाल दीजिए। मेरी सलाह होगी, लंबे समय के पोर्टफोलियो की वजह से आप इसमें मोतीलाल का मिड कैप 150 इंडेक्स ले लीजिए, रादर देन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। और अगले 20 साल में आप अपनी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, उससे आप 2 करोड़ बना पाएँगे, अगर हमने 12% का टारगेट रिटर्न देखा है। और अगर आप हर साल 10% से भी अपनी एसआईपी बढ़ाते रहे ना, थोड़ा-थोड़ा करके, अगर आपने 10% से बढ़ा ली, तो आप 20 साल में 4 करोड़ बना लेंगे। बट रास्ता आसान नहीं होगा, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की है। ऐसा भी हो सकता है 2 या 3 साल में आपको बहुत कम 4%, 3% या नेगेटिव में रिटर्न दिखे। उस टाइम पे आप मत घबराइए, प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स सजेस्ट किया गया है। आपके पोर्टफोलियो को लेकर नया पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप चेंजेस आसानी से कर सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं नितिन जी, तो अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हैं। बात करते हैं अब रोहित पटेल से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं, करते हैं कुछ और व्यूअर्स से बातचीत। और टीकू राम हमारे साथ कनेक्टेड है राजस्थान से। सवाल पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए अपना सवाल। सर, मैंने पोर्टफोलियो वैसे भेजा हुआ है, इसमें मैं ये पूछ रहा था कि जैसे नेक्स्ट 10 इयर्स तक ये मेरे को कंटिन्यू रखना है, तो इसमें कोई चेंजमेंट करना है या नहीं, और टारगेट 50 रखा है। ओके, तो अभी आपने हाल फिलहाल में ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है? नहीं, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। ओके, तो 3 लाख के आसपास की इनकी, हाँ ओके, 3 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है। और जैसे इन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी इंडेक्स 6,000, 5,000 ये डाल रहे हैं इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप में, 2,500 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, 2,500 एचडीएफसी मिड कैप में, और प्लस 1,000 इनके बंधन स्मॉल कैप में। जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 50 लाख का टारगेट है 10 ईयर्स में, बताइए प्रबलीन। जी। सो दीपाली, जो टीकूराम जी का पोर्टफोलियो है, इसमें 17,000 की एसआईपी जा रही है, और जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में ये ऑलमोस्ट पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य पे, तो क्लोज टू 50 लाख ये जमा कर पाएंगे। पर अगर ये अपना होराइजन 15 साल तक कर दें, तो ये ऑलमोस्ट 2, मतलब इसका डबल एक्चुअली अपने लिए जमा कर लेंगे। या फिर अगर ये 10% का स्टेप अप कर लें, तो भी ये अपना थोड़ा सा कॉर्पस अबाउट 65 लाख तक जमा कर पाएंगे। और ये सारे हमने कैलकुलेशंस 12% के रिटर्न पे किए हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं टीकूराम जी की, वो अच्छी हैं।
थोड़ा सा एलोकेशन में सिर्फ चेंज मैं बताना चाहूंगी दीपाली, जैसे इनका अभी ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है जो इस मार्केट के हिसाब से सही है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इनका पोर्टफोलियो 10 साल का है, तो ये धीरे आगे चल के अपना जो बंधन जैसे स्मॉल कैप में 1,000 डाल रहे हैं, तो इसको भी 2-2,500 कर सकते हैं। मिड कैप में भी सिर्फ 2,500 जा रहे हैं, उसको 3,500 या 4,000 कर लें। तो थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन माइल्डली बढ़ा सकते हैं। इस टाइम पे काफी लार्ज कैप टिल्टेड ही है पोर्टफोलियो, एंड उसके अलावा कोई मेजर चेंज की इनको इस टाइम पे जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। अच्छे स्कीम्स हैं सारे के सारे। तो आपके स्कीम सब बेहतर हैं, बने रहिए और 64 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं तो। रोहित का सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू भेजा है इन्होंने दिल्ली से। 42 ईयर्स इनकी एज है, मंथली सिप चल रही है 25,000 रुपये महीने की, 32 लाख इकट्ठा कर चुके हैं पोर्टफोलियो में और 2 करोड़ का लक्ष्य है 11 सालों में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6,000 रुपये महीना, एचडीएफसी मिड कैप 8,000 रुपये महीना, 5500 है ऐसे प्रो लार्ज कैप में और बंधन स्मॉल कैप में 5500। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? इनका भी दीपाली जो रोहित जी, इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, सारी अच्छी स्कीम्स है, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड, बंधन स्मॉल और पराग पारिक। सो पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंज की जरूरत नहीं है। अगेन अच्छे हैं। इनका 11 साल का लक्ष्य है जो 2 करोड़ का, उसमें छोटा सा शॉर्टफॉल आएगा अभी जो करंट है, और अगर हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ चलें तो 1.77 करोड़ बना सकते हैं अपनी एसआईपी और लमसम के द्वारा। 10% का अगर स्टेप अप कर लें तो आराम से इसको अचीव कर लेंगे, बिकॉज ये 2 करोड़ का मार्क 2.11 इनफैक्ट अपना करोड़ बना लेंगे। और अगर ये स्टेप अप नहीं कर सकते और उनको लगता है कि अभी इनके पास क्षमता है अभी बढ़ाने की अपने एसआईपी, तो इनको करीबन 32-33 हजार की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। एंड उसके अलावा इन्हीं स्कीम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चल के अगर इनको एक रिस्क मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है तो थोड़ा एलोकेशन एक गोल्ड में देख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा पोर्टफोलियो है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रोहित, 2 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, अगर स्टेप अप भी करेंगे तो आसानी से 2 करोड़ के ऊपर का लक्ष्य भी आप कर लेंगे। और अगर आपको एनुअल स्टेप अप नहीं करना है तो अपने एसआईपी एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाइए। बाकी फंड्स आपके बेहतर है, आप इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए, किसी तरीके के बदलाव की जरूरत नहीं है, बट टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे अपने इस पोर्टफोलियो को। आप पूछ रहे थे प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स, बताइए प्रबलीन कौन कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? सो दीपाली, लार्ज कैप में अगेन सलाह मेरी पैसिव फंड को होगी विच इज इक्वल वेट इंडेक्स। तो डीएसपी का नाम ले रही हूँ क्योंकि सबसे पुराना फंड है इस कैटेगरी का, वरना कोई भी देख सकते हैं इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 का। मिड कैप में अगेन पैसिव स्ट्रैटेजी 150 इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी का, आप ट्रैक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा तरीका है मिड कैप्स को में निवेश करने का। उसके साथ साथ एक मल्टी कैप फंड, क्योंकि मल्टी कैप फंड आपके लार्ज, मिड और स्मॉल आपको तीनों एलोकेशंस देता है। कोटक के फंड का मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, प्लस उसका जो एक ओवरलैप है अपने इन बाकी फंड्स के साथ वो रिलेटिवली कम आता है, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा फिट है। एंड थोड़ा सा रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से एक आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट विच इज एन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, वो जोड़ा जा सकता है। तो ये ओवरऑल 4 फंड्स हैं जिनके थ्रू एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। प्रबलिंग के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए आप। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट। तो ये रही सलाह प्रबलिन की तरफ से। थैंक यू प्रबलिन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप फंड चॉइसेस भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है सीबीसी आवाज पर। नमस्कार।